तो द PDF केम, द PDF डाउनलोडेड, तो इट हैज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द नेम्स एंड वो, तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि Ctrl+F दबा के अपना नाम वो सर्च करें। तो माई मदर वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग, तो उन्होंने बोला था नीचे से देख, तो तेरा नीचे ही होगा कहीं। तो हम लोग ने नीचे से देखना शुरू किया, नाम नीचे नहीं दिखा 1099 रैंक और 98 रैंक में। तो फिर मैंने कहा मम्मा से कि मम्मा कोई बात नहीं, मैं इस बार अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ, 17 वाला पक्का निकालूंगी, इस बार उतना अच्छा नहीं हुआ था, छोड़ देते हैं। और फिर देन माई मदर सेड कि एक बार ऊपर भी देख लेते हैं कौन टॉप शॉप मारा है इस बार। तो वी सॉ द ऊपर वाला लिस्ट, उसमें नाम दिखा मुझे, वी बोथ कुडंट बिलीव कि मेरा है, वी थॉट कि अरे रोल नंबर नहीं होगा पक्का, रोल नंबर मिलाया, इट वाज आवर्स। देन माय मदर वाज इन टीयर्स, आई वाज इन टीयर्स, वी वेंट टू द टेंपल एंड प्रेड एंड थैंक्ड गॉड, सो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। वेलकम टू कैमरा टीवी टॉपर्स, एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है अक्षय बिलोगी। इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसको क्लियर करना एक अचीवमेंट है, और आज एक ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है 2016 में एंड ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल किया है। लेट्स वेलकम सौम्या पांडे। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम, आपको कैसा लग रहा है शो में आके? It feels really good, and today I thank Unacademy that at least I am getting a platform to share my views with the thousands and lakhs of aspirants who will be watching this. So thank you. Thank you so much, ma'am. It's an honor for us to have you on our show. मैम, मैंने आपके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपने IAS की जो पैशन थी आपको मिली थी एक SBI इवेंट में। Yes. जो आपके मतलब 12th के रैंक के बाद आपको एक इवेंट में बुलाया गया था एंड वहाँ से आपकी IAS की जर्नी शुरू हुई। कैन यू से अ लिटिल बिट अबाउट इट? या सो जो भी यूपीएससी क्रैक करता है, दैट ड्रीम हैज़ टू बिगिन फ्रॉम समवेयर, और वो जो सपने की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं से आपको मोटिवेशन मिलता है जिससे आप ये जर्नी शुरू करते हैं प्रिपरेशन की यूपीएससी के लिए। तो सिमिलर थिंग हैपेंड विथ मी। क्लास 12th तक मुझे आइडिया नहीं था कि सिविल सर्विसेज क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, DM SDM ये सब जो पोस्ट्स होती हैं ये क्या होती हैं, बिकॉज देयर वाज नो वन इन माय हाउस जो इस सर्विसेज में हो। बट आफ्टर क्लास 12th के हम लोग के CBSE के रिजल्ट्स आए थे। अच्छा। उसमें आई हैड स्कोर 97.4%, तो मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉपर थी। आई एम फ्रॉम प्रयागराज, तो वहाँ की बात है। सो देयर वाज दिस इवेंट बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अपने सोशल बैंकिंग का उनका कॉन्सेप्ट होता है जिसमें वो टॉपर्स को फेलिसिटेट करते हैं, बोर्ड टॉपर्स को एंड यूपी बोर्ड टॉपर्स को, स्टेट बोर्ड टॉपर्स को। तो उसी इवेंट में आई हैड गॉन, और वहाँ पे उन्होंने उस साल के सिविल सर्विसेज टॉपर्स को भी बुलाया था। तो अच्छा। उनकी जो सीनियर्स थे उन्होंने बातें बताई कि व्हाट UPSC इज, सिविल सर्विस क्या होता है, इन सर्विसेज में आके आप सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो आई वॉज हियरिंग दैट लाइक अ कम्प्लीटली नेव पर्सन, कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक अच्छी फीलिंग आई सुन के कि अगर ये कुछ अच्छी चीज़ है, मुझे भी करने का मन है, मुझे भी करना चाहिए। टिल दैट टाइम आई हैड अप्लाइड फॉर माई इंजीनियरिंग, IIT JEE का एग्जाम होता था एंड AIEEE का, सो आई हैड गिवन ऑल ऑफ दैट, बट एक वहाँ से एक पुश मिला कि नहीं, आई विल गो फॉर दिस बिकॉज दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग विच आई वांट टू डू। तो एक सॉर्ट ऑफ इनिशियल मोटिवेशन वहाँ से मिला जब सीनियर्स की बात सुनी जिन्होंने क्रैक किया था एग्जाम। दैट्स वंडरफुल मैम। आई मीन आई थिंक आपने 10th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था एंड आपने 12th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था एंड देन यू चूज टू गो टू MNIT कॉलेज for engineering, and that's really great. I mean, when you have a passion to do something, you really achieve it. And today you have achieved that dream, and you're serving in Siddharth Nagar. And how does it feel to have post in Siddharth Nagar, and how does the office feel like? Okay. Yeah, it's a long journey that you've asked in a very short question. It feels really good. पहली बात तो ये कि जो पूरा प्रिपरेशन टाइम था उस टाइम नहीं लगता है कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, लाइक एवरी अदर स्टूडेंट हमेशा मोटिवेशन डीमोटिवेशन के फेजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो कई बार लगता है कि छोड़ दो, नहीं हो रहा है, बट देन इफ एनीवन पुशेस थ्रू दैट टाइम, तो फिर जब वो सक्सेस फाइनली मिलती है आपको, तो इट फील्स रियली, यू फील सेटिस्फाइड कि हमने एटलीस्ट जो मेहनत की उसका रिजल्ट हमें मिला। तो दैट फीलिंग ऑफ satisfaction is very enriching, it's very fulfilling कि जो मेहनत की है you get the result of your hard work. And like you said, अभी मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रही है in a district called सिद्धार्थ नगर, जहाँ हम बैठे हैं। तो सिद्धार्थ नगर is a remote district in UP. It is one of the aspirational districts of UP. So it comes in one of the 115 most backward districts of India. तो यहाँ पे काम करके बहुत ही ज़्यादा insights मिल रहे हैं of the ground level realities that we live in, and जो पॉलिसीज़ बन जाती हैं वो ग्राउंड लेवल तक कैसे पहुँच रही हैं, कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, लोगों तक कैसे क्रियान्वयन हो रहा है उनका, तो वो चीज़ें यहाँ सीखने को मिल रही हैं।
तो आई एम लर्निंग अ लॉट इन सिद्धार्थ नगर. मैम आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन कि जब आपने ठान लिया कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया, आपने अपने रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट किया, लाइक द इनिशियल फेज जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है वो आपने कैसे शुरू किया, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन पार्ट एज वेल. यस, क्लास 12th के बाद आई हैड मेड अप माई माइंड कि करना है, तो देन हाउ टू स्टार्ट. सो आई हैड नो आइडिया, कहीं से कोई मेंटोर या कोई सीनियर नहीं था टू स्टार्ट और टू टेक गाइडेंस फ्रॉम. तो इंटरनेट इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर एनीवन हु हैज़ नो फ्रेंड्स. तो इसीलिए आई लुक्ड इनटू इंटरनेट. आई स्टार्टेड विद द सिलेबस. इंटरनेट पे सर्च किया यूपीएससी सिविल सर्विसेज सिलेबस, एंड देन आई वेंट लाइन बाय लाइन थ्रू द सिलेबस कि भाई सिलेबस क्या है. फ्रॉम दैट आई केम टू नो कि भाई यूपीएससी एग्जाम में देर आर प्राइमरली 3 स्टेजेस. हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट. और तीनों स्टेजेस इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि तीनों ही स्टेजेस आपको क्वालिफाई करने होते हैं टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर या अ सिविल सर्वेंट. तो इनिशियली मुझे, बिकॉज द सिलेबस वाज वेरी वास्ट, तो एक कन्फ्यूजन था कि कहाँ से शुरू करें. फ्रॉम द इंटरनेट अगेन एंड फ्रॉम द टॉपर्स वीडियोज एंड वेरियस वेबसाइट्स दैट आर देयर, उनसे समझ आया कि NCERTs फॉर्म दी फाउंडेशन रॉक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी. सो मैंने भी वही किया. आई लुक्ड इनटू दी सिलेबस एंड उससे पता चला कि करंट अफेयर्स एंड NCERT आर 2 मेजर सोर्सेज दैट वी हैव टू फॉलो. तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दी. आई वॉज इनटू बीटेक. आई स्टार्टेड विद माई बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन MNIT इन 2011. तो उसी के दौरान आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर. आई स्टार्टेड विद द हिंदू. तो दैट वॉज इनिशियली बहुत टफ था समझने में, क्योंकि हिंदू की लैंग्वेज भी थोड़ी सी हायर साइड में होती है एंड समझ नहीं आता था क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं था ह्यूमैनिटीज़ का एज सच. क्लास 10th तक ही ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं जो भी इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाते हैं. तो इनिशियली टाइम लगा. शुरू के 5-6 महीने वॉज अ टफ पीरियड, बट उस दौरान व्हेन आई रेगुलरली रेड द न्यूज़पेपर विद और विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो एक हैबिट बन गई न्यूज़पेपर रीडिंग की, विच हेल्प्ड मी अ लॉट इन फर्दर प्रिपरेशन. और NCERT से मैंने शुरू किया. जो क्लास 6 की हमारी बेसिक NCERT होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं, विच एनीवन कैन रीड. आप उठाओगे, वो एकदम बच्चों के लिए बनी है, तो वी कैन ईजिली गो थ्रू देम. तो क्लास 6 की NCERT प्लस न्यूज़पेपर मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर से शुरू कर दिया था पढ़ना. एंड ड्यूरिंग द 4 years ऑफ माई बीटेक आई कंटिन्यूड विद दिस मोमेंटम कि क्लास 6 to 12th की NCERT पढ़ती रहूँ और न्यूज़पेपर पढ़ती रहूँ. एंड देन आफ्टर फाइनल ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन आई डिड अ रिगरस प्रिपरेशन ऑफ 1 year, जिसमें थोड़ी एडवांस्ड बुक्स और ऑप्शनल वगैरह की तैयारी भी किया. आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द प्रीलिम्स प्रिपरेशन कि जब आप फाइनल ईयर में थे कि आपने प्रीलिम्स की कैसे प्रिपेयर किए थे. यस, अ वेरी एप्ट क्वेश्चन, बिकॉज ये कन्फ्यूजन सबके जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मेरे भी माइंड में था कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग करें, मेंस की प्रिपरेशन अलग करें या साथ में करें, कैसे करें. तो मैंने जितना मुझे समझ आया था सिलेबस पढ़ के और पिछले साल के क्वेश्चन, वन थिंग दैट आई मिस्ड इन द प्रीवियस आंसर वाज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं बिकॉज दे गिव एन आइडिया कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में हमसे सोच रहा है, हमसे मांग रहे हैं आंसर्स. तो 3 things वाज ऑलवेज ऑन माई स्टडी टेबल. NCERTs जो भी मैं पढ़ रही हूँ जिस सब्जेक्ट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एंड अ न्यूज़पेपर. तो ये 3 चीज़ें एंड द सिलेबस. तो ये 3-4 चीज़ें वर लाइक, जैसे कहते हैं साइन क्वा नॉन, मतलब इट हैज़ टू बी मैंडेटरली प्रेजेंट ऑन योर स्टडी टेबल एंड यू हैव टू मैंडेटरली गो थ्रू ऑल ऑफ देम इफ़ यू वांट अ गुड फाउंडेशन. तो इसीलिए सिलेबस और न्यूज़पेपर तो हमेशा साथ में रहना चाहिए. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा पलट के देखना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं. इवन इफ वी आर नॉट एबल टू आंसर, वी शुड जस्ट गो थ्रू देम. एक जैसे कहते हैं कर्सरी रीडिंग, जस्ट टू हैव एन आइडिया ऑफ विच डायरेक्शन वी हैव टू स्टडी इन. इन प्रीलिम्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेंस के ओवरलैपिंग होते हैं. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, and then disaster management, art and culture, environment ecology, and then current affairs. History में अगर मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रही हूँ तो आई विल रीड इट फ्रॉम NCERT. देन उसको मैं बिपिन चंद्रा से वो टॉपिक पढ़ लूँगी. एक ब्रॉड आइडिया मुझे मिल गया कि आंसर्स कैसे लिखने हैं. मे बी 1-2 आंसर्स लिख लूँगी उसके, एंड उससे रिलेटेड फिर मैं MCQ सॉल्व कर लूँगी. तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक तैयार हो गया मेरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो ये एक जनरल स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स की कि आई विल स्टडी फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बट आई विल डू द MCQ साइड बाय साइड. एंड प्रीलिम्स में जो एक डायलेमा होता है कि यूपीएससी स्टैटिक ज़्यादा पूछेगी या करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछेगी, तो एक कन्फ्यूजन हम सबके दिमाग में होता है. और इसके लिए द ओनली सोल्यूशन दैट आई फाउंड टू बी यूजफुल इज कि दोनों के लिए हम एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हो जाएं. हमारा स्टैटिक पोर्शन भी डिसेंटली प्रिपेयर्ड हो और हमारा करंट अफेयर्स पोर्शन भी डिसेंटली प्रिपेयर्ड हो. तो स्टैटिक पोर्शन प्रिपेयर करने के बेस्ट सोर्सेज है हमारी NCERTs, एंड करंट अफेयर्स के बेस्ट सोर्सेज है न्यूज़पेपर एंड ऑनलाइन वेबसाइट्स जो हैं जिसमें वो करंट अफेयर्स के रिफ्रेशर कोर्सेज एंड समरी कोर्सेज देते रहते हैं एवरी डे. तो
आई डिड दिस ओनली कि एनसीईआरटी से अपना स्टैटिक तैयार कर लिया और करंट अफेयर्स हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ा प्लस रात में या शाम को एमसीक्यू सॉल्व कर लिया ऑनलाइन, बिकॉज हर वेबसाइट पे अनअकैडमी में फॉर एग्जांपल आई यूज टू फॉलो कि दिन में मान लीजिए मैंने हिंदू पढ़ लिया और फिर रात में एक अनअकैडमी पे आता है द हिंदू करके, द हिंदू कोर्सेज, उसमें 10 मिनट में दे कवर द एंटायर न्यूज़पेपर। तो 10 मिनट आई जस्ट यूज टू वॉच, एक रिफ्रेशमेंट भी हो जाता था बिकॉज बोरिंग भी हो जाता है किताब से पढ़ते पढ़ते। 10 मिनट में एक वीडियो देखा और उसी के साथ एमसीक्यू कर लिया, अगेन रोमन सैनी सर का ही होता था 10 मिनट का वीडियो जिसमें एमसीक्यूज कर लिए। तो इस तरह से उस दिन का करंट अफेयर्स का एक रिवीजन भी हो गया और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स तैयार भी हो गया। Okay, so that means like you have studied prelims and mains together. Yes. So I was about to ask you the same thing. Ki, most of the people they say ki we should read only for the mains Yes. or we should read only for the prelims, which is kind of a tough thing because they had to read two entire different subjects Yes. continuously. So this is kind of a good strategy which you followed. And apart from that, mains answer writing के लिए the kind of skill which you need is quite different. Means में what they are looking for is not just a textbookish or a bookish answer. Not Okay. they are not looking for rote learning कि अगर उन लोग ने पूछ लिया है कि राइट अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो बुक में जितना लिखा है आप उतना उठा के लिख दो। दे आर ऑल्सो लुकिंग कि आप क्या सोच पा रहे हो, सिविल डिसोबीडियंस में बुक में इतना अच्छा लिखा हुआ है बट व्हाट इज योर एनालिसिस, व्हाट आर योर आइडियाज ऑन दैट। ऑब्वियसली हिस्ट्री में बहुत स्कोप नहीं होता है फॉर क्रिएटिविटी एंड एनालिसिस, स्टिल हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर काफ़ी मैटर कर जाता है। तो एक जनरल आंसर राइटिंग का मेरा रूल ये था कि जितने भी एनसीईआरटी के मैं चैप्टर्स पढ़ रही हूँ उसमें पीछे चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए रहते हैं। Okay. उन क्वेश्चंस को मैं लिखने की कोशिश करती थी और उसमें कोशिश करती थी कि थोड़ा इनोवेटिव तरीके से उन्हें लिखूं। एंड उसको फिर डिस्कस कर लिया अपने फ्रेंड सर्कल में या ऑनलाइन ही डिस्कस कर लिया, बहुत सारे फोरम्स हैं टू शेयर आइडियाज़ ऑनलाइन। तो एक तो एनसीईआरटी के जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लिया, दूसरा होता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स। उसमें वेरी हैंडी कम्स दी ऑनलाइन वेबसाइट्स। सो आपने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें फॉर एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का कोई आर्टिकल निकला है, फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑनलाइन, हर दिन वो डेली क्वेश्चन आंसर्स देते ही रहते हैं ऑन वेरियस फोरम्स, आपने उस आंसर को लिखने की कोशिश की। सो इन दैट वे यू गेट अ प्रैक्टिस कि हम न्यूज़पेपर में जो पढ़ रहे हैं हाउ टू प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ एन आंसर ऑफ अ जीएस पेपर। तो दिस वाज अ जनरल स्ट्रैटेजी कि मैं हर दिन 3-4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिखने की कोशिश करती थी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स लिखने की कोशिश करती थी और जो पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लिखने की कोशिश करती थी। सिलेबस इज़ वेरी डिटेल्ड यूपीएससी का जो है। तो मेंस के सिलेबस में देयर इज़ दिस जीएस पेपर 1 का पूरा डिटेल में, जीएस पेपर 2, 3, 4। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि हर मॉर्निंग सुबह उठ के उस सिलेबस को आई यूज्ड टू रीड, काइंड ऑफ मेमोराइज ही कर लिया था मैंने सिलेबस, क्योंकि जब तक सिलेबस आपको मेमोराइज नहीं रहेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो इसीलिए सिलेबस को मेमोराइज करना इज़ अ गुड आइडिया मेरे ख्याल से। एंड व्हाट आई डिड इज़ कि सिलेबस का एक एक वर्ड जब मुझे पता रहता था तो जब मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी तो मुझे पता था कि जो मैं पढ़ रही हूँ दिस इज़ रेलिवेंट फॉर दैट पेपर, दिस पार्ट इज रेलिवेंट फॉर जीएस पेपर 2। तो इस तरह से अच्छे से कवर हो जाता था। नाउ कमिंग टू जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है एज फार एज आई कैन रिकॉल इज हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, social issues including women empowerment and geographical distribution of resources। तो ये 3-4 ब्रॉड टॉपिक्स हैं जो जीएस पेपर 1 में है। तो इसको मैंने सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट कर लिया था कि जीएस पेपर 1 के लिए मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है और सोशियोलॉजी पढ़ना है, सोशल इश्यूज पढ़ने हैं। तो आई हैव क्लियर 4 सब्जेक्ट्स जो मुझे पढ़ने हैं। चारों सब्जेक्ट्स की कंसर्न्ड एनसीईआरटी बुक्स हैं मेरे पास, उनसे उठा के सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक पढ़ लिया एनसीईआरटी से। एक रीडिंग तो पूरी होनी चाहिए एनसीईआरटी की, सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग शुड बी ऑन कंसर्टेड टॉपिक्स कि जो टॉपिक सिलेबस में है उनको हम बार बार रीड करें ताकि वो हम अच्छे से मेमोराइज कर पाएँ, समझ पाएँ। तो एनसीईआरटी पढ़ लिया। नाउ मेंस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी विल नॉट बी सफिशिएंट, थोड़ा सा 2-4 एडवांस्ड बुक्स हमें पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं। ओके, दैट्स गुड। जीएस पेपर 2 में वी हैव मेजरली 3-4 टॉपिक्स, बट टफ इसलिए हो जाता है मे बी स्कोरिंग मेरे हिसाब से कि इसमें काफ़ी करंट अफेयर्स वो लोग पूछते हैं। तो करंट अफेयर्स में बेसिकली हमें एनालिसिस आना चाहिए। वी ऑल नो कि आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 324 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, बट उनका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, उनके एप्लीकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। और वो किसी को रातों रात नहीं आता, वो इट कम्स विद प्रैक्टिस, विद टाइम। व्हेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लगातार जब न्यूज़ चैनल्स फॉलो करते हैं, अच्छे डिबेट्स देखते हैं ऑन लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, हम अच्छे राइटअप्स पढ़ते हैं इन इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू या इन एनी अदर
न्यूज़पेपर, अच्छे डिस्कशंस एंड वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन, तब जाके वी डेवलप दैट एनालिसिस पावर। तो इस पेपर में एनालिसिस पावर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी गवर्नेंस रिलेटेड इशू है उसको हम एनालाइज कैसे कर रहे हैं। ओके। जो दूसरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 में वो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में प्राइमरीली मैंने न्यूज़पेपर से फोकस किया था क्योंकि इसकी आज सच कोई बुक मुझे नहीं मिली थी अच्छी। तो इसमें जो इंटरनेशनल पेज होता है द हिंदू का, उसमें तो हमें फैक्ट्स मिल जाते हैं कि कौन सा MOU साइन हुआ, कौन सा पैक्ट साइन हुआ किस कंट्री से, कैसे इक्वेशन चल रहे हैं किसी कंट्री के साथ। एंड एडिटोरियल में बहुत डिटेल्ड एक हमें एक एनालिसिस या आइडिया मिल जाता है। जो भी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी भी एक्स कंट्री में गए, उस एक्स कंट्री के साथ हिस्ट्री क्या रही है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, फ्यूचर क्या रहेगा, वो हमें एक एडिटोरियल में अच्छा मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे राइटअप्स ऑनलाइन आते रहते हैं, तो मैंने यही 2-3 सोर्सेज फॉलो किए थे फॉर IR। तो इससे एक मेरा एक ब्रॉड आइडिया मुझे मिल गया था कि कैसे IR को कवर करना है। आई वुड जस्ट पॉइंट आउट कि नोट मेकिंग में आई वाज नॉट वेरी गुड कि नोट्स में बहुत अच्छे बना पाऊँ न्यूज़पेपर से। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ के उससे नोट्स नहीं बनाती थी, आई यूज्ड टू जस्ट रीड द न्यूज़पेपर। और फिर जब उसकी एनालिसिस किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे मुझे अच्छी मिलती थी, उसका प्रिंट आउट निकाल के आई यूज्ड टू कीप इट इन अ फाइल, या फिर उससे ही नोट डाउन कर लिया पॉइंट्स। तो दैट वाज द थिंग कि मैं न्यूज़पेपर से डायरेक्टली नोट्स नहीं बनाती थी। आई यूज्ड टू फर्स्ट रीड एनालिसिस बाय एनी ऑफ द ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड देन मेक नोट्स आउट ऑफ इट। तो ये एक था एक जनरल सा जो मैं फॉलो करती थी। पेपर 2 में लाइक आई सेड कि करंट अफेयर्स अच्छा होना चाहिए, एनालिसिस पावर अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए हम जितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देखने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, और कोई भी इशू आए, कोई भी बिल आया है नया पार्लियामेंट में, किसी से भी रिलेटेड, जुवेनाइल जस्टिस का कोई एक्ट आया था हमारे टाइम पे, तो उसका रिपरकशंस अलग अलग स्टेट ऑफ सोसाइटी में क्या हो सकते हैं, मतलब थोड़ा मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग हमें करनी चाहिए। I think it will also help for the aspirants, those who are studying together, to discuss these kind of things, debate among themselves, take up a particular topic, and speak on a particular particular inference. For example, social economic type से कैसे होगा and ethical type से कैसे होगा. That will also help up the build up points. Very aptly put, Akshay, because जितने लोग बैठेंगे उतने नए आइडियाज आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आई माइट बी थिंकिंग इन X पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट मेरा फ्रेंड माइट बी थिंकिंग इन Y पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो मैं अपने आंसर में दोनों आइडियाज को इनकॉर्पोरेट कर पाऊंगी। तो जितना डिस्कशन, एक स्टडी सर्कल होना always helps, not a very big one, but a small, good, enriching study circle always helps you to enhance your views and ideas on any particular topic. Paper 2 में broadly ये था. Paper 3 is a the widest paper of UPSC, because इसमें बहुत सारे topics covered होते हैं. If I can count them, one is science and technology, one is disaster management, then economics, then there is environment and ecology, and broadly I think these 3-4 topics are covered in this paper. So इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, स्टार्टिंग 1 by 1. तो इकोनॉमिक्स जैसे हो गया, तो इंडियन इकोनॉमी की 11th की किताब बहुत अच्छी थी, विच आई रेड, विच वाज वेरी सिंपल, ल्यूसिड, फॉर अ बिगनर इन इकोनॉमी दैट इज अ वे टू स्टार्ट। तो वो एक इंडियन इकोनॉमी की एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बुक है NCERT की, वो दोनों आई रेड 2-3 times टू गेट अ बेसिक आइडिया। एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर इकोनॉमिक्स इज इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, which comes in February every year by the government of India. तो Indian Economic Survey it's a thick book, but उसको अगर ढंग से पढ़ लें, a lot of things are cleared and बहुत सारे questions आते हैं UPSC में उससे, and it's covered very systematically. और अगर पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो हर चैप्टर का समरी दिया रहता है, वो सिर्फ समरी भी पढ़ लें हम 2-3 बार तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है in formulating and articulating our answers. तो ये था। and then there is a book रमेश सिन्हा, जो टॉपिक्स बहुत अच्छे से नहीं समझ आते हैं वो मैं रमेश सिन्हा से पढ़ लेती थी। फॉर एग्जांपल GDP GNP कन्फ्यूजन रहता था तो वो उससे पढ़ लिया। एक मृणाल की वेबसाइट है, उसको भी मैं फॉलो कर लेती थी कई बार इकोनॉमिक्स के लिए। देन अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अनअकैडमी की भी बात अगर मैं करूँ, इसमें कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है, सो अनअकैडमी पे डिफरेंट एजुकेटर्स आर देयर जो डिफरेंट सेग्रीगेटेड टॉपिक्स पे डिटेल्ड वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, जस्ट यूज टू टाइप दैट और उसका पर्टिकुलर वीडियो देख लिया। नॉट नेसेसरली कि मैं हर चैप्टर का वीडियो देखूँ, जो चैप्टर मुझे नहीं समझ आ रहा है उसका वीडियो देख के आई यूज टू एनहांस माई अंडरस्टैंडिंग। इकोनॉमिक्स में आई जस्ट प्रैक्टिस्ड जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं उसके क्वेश्चंस ऑनलाइन वेबसाइट से। प्रीवियस ईयर के बहुत क्वेश्चंस नहीं फॉलो किए थे क्योंकि इकोनॉमिक्स यूजुअली वो करंट अफेयर्स का ही पूछते हैं, हर साल चेंज होते हैं, तो इसीलिए। सो आफ्टर इकोनॉमिक्स हमारे पास एक टॉपिक आता है इसमें, साइंस एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें व्हाट आई डिड कि NCERT में बेसिक साइंस तो हमने पढ़ी ही रहती है 10th तक, 11th 12th के वो लोग डिटेल्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पूछते हैं, तो आई डिड नॉट रीड 11th 12th की साइंस की बुक्स।
what they are asking is basically technology and application of technology in current affairs and in current life and how it is applied for the benefit of the society. तो इसमें the books don't help much. इसमें जो न्यूज़पेपर आता है हमारे टाइम पे हिंदू में एक स्पेशल एडिशन आता था ऑफ साइंस एंड टेक एवरी संडे या एवरी थर्सडे. अब इट कम्स एवरी संडे. इन आवर टाइम्स इट यूज टू कम एवरी थर्सडे. तो वो हर दिन संडे का जो न्यूज़पेपर है हर वीक, उसमें दे हैव 2-3-4 पेजेस डेडिकेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आई यूज टू गो थ्रू दैट न्यूज़पेपर का एडिशन एंड उससे आई यूज टू मेक पॉइंटर्स कि ये टेक्नोलॉजी में हो रहा है. सिलेबस में काफ़ी डिटेल्ड दिया हुआ है. रोबोटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, हाउ आर दे अंडरगोइंग चेंजेस एंड कंप्यूटर्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंडिया में रोबोटिक्स में क्या क्या हो रहा है, सुपर कंप्यूटर्स में क्या क्या हो रहा है. तो ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर और न्यूज़ टीवी डिस्कशन से मिल जाती थी. उससे मैंने मेजरली प्रिपेयर कर लिया था साइंस एंड टेक. ओके. Apart from science and technology, the third topic in GS paper 3 is internal security. इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एज सच कोई बुक नहीं है, बस जो न्यूज़पेपर में आ रहा है अबाउट नक्सलिज्म, अबाउट प्रॉब्लम्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर, उसी को पढ़ के कवर हो जाता था इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़. एंड द फोर्थ थिंग इन दिस इज डिजास्टर मैनेजमेंट. नाउ माय ऑप्शनल वाज ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में काफ़ी कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट का कवर हो जाता था. जस्ट टू मेंशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बहुत अच्छी NCERT भी है क्लास 11-12 की. उसमें हर डिजास्टर अच्छे से कवर्ड है. फ्लड मैनेजमेंट, अर्थक्वेक मैनेजमेंट, ड्रॉट मैनेजमेंट, तो मैंने उसको पढ़ लिया था. तो डिजास्टर मैनेजमेंट काफी हद तक उससे कवर हो गया था. तो दिस वाज अबाउट GS पेपर 3. नाउ कमिंग टू द लास्ट पेपर, GS पेपर 4, व्हिच इज टाइटल्ड एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हर टर्म का क्लियर कट मीनिंग समझना. भाई व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज एप्टीट्यूड, व्हाट इज इंटीग्रिटी. तो इसके लिए एक बुक थी लेक्सिकॉन करके, विच आई हैड फॉलोड, जिसमें सिर्फ डेफिनेशन दी हुई थी अलग अलग टर्म्स की. व्हाट इज ऑनेस्टी, व्हाट इज प्रोबिटी, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस. एंड इसमें एक ARC है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस, उनकी भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं. उनकी भी एक रिपोर्ट थी जिसका टाइटल था एथिक्स इन गवर्नेंस. तो वो भी मैंने पढ़ा था, उसकी समरी पढ़ी थी, नॉट द एंटायर रिपोर्ट. तो एथिक्स के लिए मैंने मेजरली ये फॉलो किया था. बट एथिक्स में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है केस स्टडी. वो केस स्टडी के लिए मैंने प्रीवियस ईयर 2013 से इंट्रोड्यूस हुआ है एथिक्स इंटीग्रिटी. तो मैंने 2013 से लेके 16 तक जितने भी केस स्टडीज़ पूछे गए थे उनके आंसर्स फॉर्मुलेट करने की कोशिश की. एथिक्स में मैंने ये कोशिश की थी कि एथिक्स का कोई भी आंसर हो उसमें मेरा एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकड्रॉप आ जाए, थोड़ा बैलेंस्ड ओपिनियन रहे और थोड़ा वेलफेयर ऑफ द मासेस का एक एंगल आए कि कोई भी आंसर मैं लिख रही हूँ तो उसमें मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पहुंचे. तो यही 2-3 चीज़ें दिमाग में रखी थी. और एथिक्स के पेपर में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था. आई ओनली रोट माई हार्ट आउट. जो मुझे लग रहा था उस समय कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आई विल एक्ट लाइक दिस, तो मैं वही लिख के आई थी विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज. That's good. I think help reading all the magazines and case studies and everything that has framed your mind so much that आप जो भी अपने heart out लिख रहे हो, the answers are similar to what the ethics are looking for. So that's a brilliant thing. And apart from that, I would like to say the aspirants की Hindu newspaper and static is like very important. Current affairs and static दोनों हाथ हाथ जाते हैं. And you need to make notes and prepare for each and every subject. Just like ma'am said, for each and every subject you have to have different kind of strategy for each subject. So that's very important for you to know. And so ma'am, this one part which we have missed out, that is just the CSAT part. If you'd like to speak about it. Yeah. Thanks for pointing out कि प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं, एक GS के, एक CSAT के. CSAT का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है. दैट मीन्स सिर्फ हमें 33% स्कोर करना होता है. नाउ क्लास 10 तक ऑल ऑफ अस रीड मैथ्स एंड साइंस, तो बेसिक रीजनिंग हमें आती है एंड मैथ्स भी बेसिक हमें आती है. तो CSAT में वो क्लास 10th लेवल का ही मैथ्स पूछते हैं एंड बेसिक रीजनिंग क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि हम प्रैक्टिस करते हैं. अगर हम कोई भी एग्जाम दे रहे होते हैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं. तो दोज रीजनिंग क्वेश्चंस एंड पजल क्वेश्चंस एंड ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन उतना बेसिक अगर हम किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लें या ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लें, एक वेबसाइट ही है ऑनलाइन bix.com करके, तो bixindia.com, उस पर आप बस रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए और थोड़ा मैथ्स अपना रिवाइज कर लीजिए तो CSAT कवर हो जाता है. हमें टोटली इग्नोर नहीं करना चाहिए CSAT को, बिकॉज CSAT अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स. इसीलिए प्रैक्टिस कर लेना चाहिए एंड टोटली इग्नोर नहीं करके. बट बहुत ज़्यादा टाइम भी देने की जरूरत नहीं है, जितना थोड़ा बहुत टाइम देके 1 महीने 1.5 महीने पहले भी प्रीलिम्स की अगर प्रैक्टिस कर लिया हम लोगों ने तो काफ़ी कुछ CSAT कवर हो जाता है. That's understands. So that's wonderful.
full of know about CSAT exam. Now let's move on to the optional paper. मैम बहुत लोगों को ऐसे डाउट होता है कि कौन सा ऑप्शनल पेपर चूज करें. Some people say history, some people say geography, और some people even say कि हम लोग PubAd चूज करते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है. But they also feel कि एग्जाम questions on PubAd is very difficult. So what was your strategy behind choosing the optional paper? तो ऑप्शनल का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पूरा टाइम देना चाहिए. आई वॉज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शनल है यूपीएससी के लिए, जो कि यूपीएससी ने दिया हुआ है. मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर्स देखे पहले, तो दैट बीइंग माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वो एक ऑब्वियस चॉइस थी ऑप्शनल की. लेकिन मैंने पेपर्स देखे एंड आई थॉट कि उसमें कुछ कुछ एमटेक लेवल के भी सवाल थे जो मैं नहीं कर पा रही थी. प्लस मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना वास्ट जीएस भी पढूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, और उसके साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच इन इटसेल्फ इज़ वेरी वास्ट, वो भी पढूं. तो इसीलिए वो मैंने ड्रॉप किया आइडिया कि मैं अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं लूंगी और एक नया सब्जेक्ट लूंगी. अब व्हेनेवर वी गो फॉर अ न्यू सब्जेक्ट, हमारे पास एवरीथिंग इज इक्वल फॉर अस. तो हमें देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस में है फर्स्टली, सेकेंडली हमें कितना वो शायद जीएस में हेल्प कर सकता है, एंड थर्डली कितना मटेरियल या कोचिंग हेल्प अवेलेबल है उस सब्जेक्ट की. तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो ऑप्शनल चूज करते समय दिमाग में रखनी चाहिए. तो मैंने बेसिकली सोचा था या तो मैं ज्योग्राफी लूँगी या सोशियोलॉजी. मैंने उनके सिलेबस देखे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे, और फिर मुझे लगा कि मैं हिस्ट्री में बहुत, सोशियोलॉजी में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं ज्योग्राफी लूँगी. ज्योग्राफी वाज वन सब्जेक्ट जिसमें थोड़ा नेचुरल इंक्लिनेशन भी था, थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड का सब्जेक्ट होता है. उसमें बहुत स्कोप होता है अपने आंसर्स में मैप्स और डायग्राम्स बनाने का. तो मुझे इसीलिए वो थोड़ा अट्रैक्ट किया. कोशिश मैंने आंसर राइटिंग के टाइम ये की, जब एग्जाम में मैंने आंसर्स लिखे, कि हर आंसर में मैं लिखूं कम एंड पिक्टोरिकली मैं ज़्यादा रिप्रेजेंट कर पाऊँ. तो लाइक दिस, अ पिक्चर इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स. तो हमारे पास वर्ड लिमिट वैसे भी कम होती है, 200 वर्ड्स होती है, 250 वर्ड्स होती है. तो उसमें लिखा कम, मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट ज़्यादा बनाए. जहाँ पे भी लग रहा था कि करंट अफेयर्स की कोई चीज़ डाल सकती हूँ, ज्योग्राफी में वो डाला. ज्योग्राफी एंड यू एक मैगजीन आती है हर 2 महीने में एक बार, उसको पढ़ी थी, तो उसकी कुछ चीज़ें डाल दी, जस्ट टू मेक माई आंसर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड. तो ये हम सब कर सकते हैं. टू मेक आवर आंसर्स अ लिटिल डिफरेंट, वी कैन जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स जस्ट टू present it more beautifully. तो ज्योग्राफी में मेजरली ये स्ट्रैटेजी थी मेरी. That's sense. I mean, there's one particular point which I found across the interview कि आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके लिए आप एक आंसर राइटिंग के लिए और एमसीक्यू के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, there are like 3 kind of way which you study in. So that completes your whole preparation for the prelims हो या फिर mains हो या फिर आगे जितने भी पेपर्स आते हैं. So and that also helps you for the interview कि आपको नॉलेज इतना गेन कर रहे हैं. So that's brilliant thing and I think everyone should follow that. And क्योंकि बहुत लोग प्रीलिम्स एंड मेंस अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं, इट शुड नॉट बी दैट वे. एंड गोइंग ऑन फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर इंटरव्यू कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, एंड इफ यू लाइक टू शेयर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई आस्क्ड यू. Just before I discuss about the interview, 2 things I think I missed in the mains paper. One is a very important essay paper. So in the essay paper we have to write 2 essays of around 1200 words, and we are given 4 choices in each heading. तो मतलब 2 सेक्शंस होते हैं, उनमें हमें चॉइस करके 2 ऐसे लिखना होता है. हमें 4 ऐसे में से 1 ऐसे लिखना होता है. तो 4 मतलब टोटल 8 ऐसेज में से 2 ऐसे लिखना होता है. तो ऐसे का टॉपिक बहुत इंटेलिजेंटली चूज करना चाहिए. वी शुड प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ्स, जो भी हमें लग रहा है कि हमारा एरिया स्ट्रॉन्ग है उस पर ऐसे लिखना चाहिए. ऐसे में अगर कोटेशन वगैरह कहीं यूज कर सकें तो वी कैन यूज कोटेशंस लाइक कोट्स ऑफ फेमस पीपल, एंड बहुत ही अच्छे से फॉर्मुलेटेड होना चाहिए ऐसे. इट शुड बी कनेक्टिंग, 1 पैराग्राफ शुड बी कनेक्टिंग टू द नेक्स्ट. बहुत ही मतलब डिसजॉइंटेड आइडियाज नहीं लगने चाहिए. So the flow should be maintained. It should be very balanced and कॉन्स्टिट्यूशनल उसका एक बैकड्रॉप दे सकते हैं, लॉज वगैरह दे सकते हैं, उसमें लॉ ऑफ द लैंड कहीं अगर आ रहा है वो मेंशन करना चाहिए. एंड ऐसे का लिखने के पहले हमें एक रफ पेज में, मतलब जैसे यूपीएससी का जो आंसर बुकलेट होता है, लास्ट पेज उसका रफ पेज होता है. उसमें हमें आइडियाज लिख लेने चाहिए कि हम किस किस ब्रॉड एरियाज में ऐसे को लिखना चाह रहे हैं. तो लाइक मैं लिख लेती थी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एथिक्स, इकोनॉमी, इन एरियाज में मैं कवर करूंगी. तो कोई भी टॉपिक आएगा उसका मैं एक हिस्टोरिकल एंगल दूंगी, एक इकोनॉमिक एंगल दूंगी, एक सोशल एंगल दूंगी, एटसेट्रा, ताकि हम अलग अलग आइडियाज को कवर कर पाए इससे. एंड देयर इज वन अदर पेपर इन यूपीएससी, दैट इज कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर. तो कंपल्सरी लैंग्वेज में हमें 2 लैंग्वेजेस लेनी होती है, वन इज़ इंग्लिश एंड वन इज़ अ रीजनल लैंग्वेज. तो ये ऑल्दो ये काउंट नहीं करता है यूपीएससी के मार्क्स में, बट ये क्वालिफाइंग होता है. अगर हम लैंग्वेज पेपर्स पास नहीं कर पाएंगे तो हम मेंस नहीं निकाल पाएंगे. तो लैंग्वेज पेपर्स की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से. माई रीजनल लैंग्वेज वॉज हिंदी, तो मैंने हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था मेंस के 2 महीने पहले से. और हिंदी में थोड़ा बहुत लिखना, निबंध वगैरह छोटे छोटे लिखना शुरू कर दिया था, ताकि मैं थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाऊँ और क्वालिफाई कर पाऊँ उस एग्जाम को. नाउ कमिंग टू द
interview part. So interview is rightly called the personality test by UPSC True. because it is not just one-to-one conversation. They try to judge your whole personality, not just your theoretical language, but how confident you are, how morally upright you are. Everything they try to judge in a span of 30 minutes. तो इंटरव्यू का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. मुझे नहीं पता था कि डैफ कैसे भरते हैं, तो अगेन आई सर्च ऑन द इंटरनेट एंड आई फाउंड अ वेरी गुड वीडियो ऑफ रोमन सैनी सर ऑन एन अकेडमी हाउ टू फिल योर डैफ. तो उसको बैठ के मैंने पूरा देखा था. आई स्टिल रिमेंबर आई वाज सिटिंग विद माय फादर, वी वर नोटिंग डाउन पॉइंट्स की डैफ में कैसे क्या भरना होता है. अच्छा. तो वी नोटेड डाउन द पॉइंट्स और से एक ब्रॉड आइडिया मिल गया कि डैफ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू. तो डैफ अगर अच्छे से भरा हुआ है तो 80 to 85% क्वेश्चंस आपके डैफ से ही होंगे. अच्छा. तो डैफ इज दैट इम्पॉर्टेंट फॉर योर पर्सनैलिटी टेस्ट. Okay. तो डैफ में दे आस्क अबाउट योर बैकग्राउंड, योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, योर होम टाउन, व्हाट योर पेरेंट्स डू, योर स्कूलिंग. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, योर अचीवमेंट्स. तो वो जो भर रहे हैं दोज एक्चुअली वो क्वेश्चंस ही बनते जा रहे हैं हमारे इंटरव्यू के. अच्छा. स्टार्टिंग फ्रॉम कि मेरे नाम लाइक सौम्या का मतलब क्या है. अच्छा. कि प्रयागराज, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, तो प्रयागराज की हिस्ट्री क्या रही है, प्रयागराज में मॉन्यूमेंट्स क्या हैं. मेरी स्कूलिंग आर्मी स्कूल से हुई है, तो आर्मी स्कूल का बैकग्राउंड क्या रहा है, आर्मी स्कूल की हिस्ट्री क्या रही है. मैंने बीटेक क्यों किया, एनआईटी से किया, तो एनआईटी क्या है, एनआईटी कब बना, व्हाट इज एनआईटी एक्ट. तो बहुत सारे मिसलिनियस क्वेश्चंस आपके डैफ से बनते जाते हैं. हॉबीज में मैंने लिखा था कथक डांसिंग, प्लेइंग बास्केटबॉल. तो नाउ कथक का बैकग्राउंड, कथक के अलावा क्लासिकल डांसेस और क्या क्या हैं. अब बास्केटबॉल, तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बास्केटबॉल इन इंडिया, कौन से प्लेयर्स हैं बास्केटबॉल की, कितनी टीम्स हैं, कैसे खेला जाता है बास्केटबॉल, एनबीए क्या है यूएस में जो बास्केटबॉल. मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू योर हॉबी एंड एवरी वर्ड जो आपका डैफ का है दैट कैन फॉर्म टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस. तो वो आपका इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मैंने डैफ को अच्छे से प्रिपेयर किया. डैफ में हमसे पूछा जाता है अपना सर्विस प्रेफरेंस, लाइक आई फिल्ड आईएएस, आईपीएस, आईआरएस. तो वो सर्विस प्रेफरेंस क्यों लिखा. आपका कैडर प्रेफरेंस, यूपी कैडर, एमपी कैडर, तो वो कैडर प्रेफरेंस ऐसा क्यों है. तो सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना होता है. अच्छा. और फिर टॉकिंग अबाउट माई इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में व्हाट आई फेल्ट इन दैट 30 मिनट्स इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू जज इज हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. और आप ब्लफ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको 100% आए, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट इनफ टू एक्सेप्ट कि नहीं आता है, सॉरी सर आई डोंट नो. दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट यू कैन से. और मेरे इंटरव्यू में जो पूछा था उन्होंने मेजरली डैफ से पूछा था. तो उन्होंने मुझसे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूछा था, एक दो क्वेश्चंस, पावर सिस्टम्स का एक क्वेश्चन पूछा था. ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे. अच्छा. ज्योग्राफी में आई स्टिल रिमेंबर कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कुछ पूछा था और वेगनर थ्योरी पूछा था. मतलब कुछ ऐसे ही डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे थे. देन दे आस्क्ड मी जनरल क्वेश्चंस अबाउट एकेडमिक्स, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, बिकॉज मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी लिखा हुआ था अच्छा, तो मे बी इसलिए पूछा उन्होंने. और उसके बाद उन्होंने जनरल पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे, सिचुएशनल क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, यू आर वर्किंग इन माय कंपनी, आई एम योर बॉस एंड आई एम नॉट वेरी गुड टू यू इन टर्म्स लाइक आई एम वेरी एरोगेंट टू यू, तो आपका बिहेवियर मेरे साथ कैसा रहेगा. अच्छा. तो इस टाइप के सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे थे. थोड़े बहुत एथिक्स के क्वेश्चन पूछे थे, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा था. इन जनरल ऐसे क्वेश्चंस थे एंड कॉन्फिडेंटली मैंने आंसर किया. 2-3 क्वेश्चंस जो नहीं आते थे डायरेक्टली मैंने कह दिया कि सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. तो करके तो इट वेंट स्मूथ. ऑब्वियसली डर बहुत लग रहा था. इट्स वेरी नेचुरल टू बी नर्वस एंड एंग्शियस. और वो एंग्जाइटी को थोड़ा कंट्रोल करके एक स्माइल रख के अगर हम नॉर्मली कॉन्फिडेंट होकर आंसर करते हैं, बैलेंस्ड रह के, तो द इंटरव्यू गोज वेल. That was an interesting thing. I mean, we got to know a lot of things about how to prepare for prelims and mains and interview and even for the option subject as well. And I would like to know more कि जब आपको रिजल्ट पता चला तो वो मोमेंट कैसा रहा. I mean, how was that particular day or the whole moment for you? Yeah, like it will be very obvious, लेकिन वो moment was very great for me, like one of the biggest and the happiest moment of my life. I'll be honest here, यहाँ पे I was not expecting कि मेरा हो जाएगा इस बार, because कोई नहीं कह सकता है कि होगा कि नहीं होगा, या top 10 में रैंक आएगी या top 20 में रैंक आएगी. No one can be confident, क्योंकि this exam is so unpredictable and there are lakhs of aspirants who are sitting and competing. Everyone is equally good, तो we can't be sure कि हमारा होगा कि नहीं. That moment 2016 में मैंने एग्जाम दिया था, 17 में रिजल्ट आया था. इट वाज 31 मई 2017. तो लाइक द रिजल्ट केम ऑनलाइन. पता था ही कि आज आने वाला है, वो रूमर्स फैल ही जाते हैं. अच्छा. तो आई वाज सिटिंग ऑन माय कंप्यूटर और देख रही थी, तो द पीडीएफ केम, द पीडीएफ डाउनलोडेड, तो इट हैज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द नेम्स एंड वो. तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि Ctrl+F दबा के अपना नाम वो सर्च करें. तो माय मदर वाज आल्सो स्टैंडिंग, तो उन्होंने बोला था नीचे से देख, तो तेरा नीचे ही होगा कहीं. तो
हम लोग ने नीचे से देखना शुरू किया, नाम नीचे Okay. नहीं देखा 1099 रैंक और 98 रैंक में। तो फिर मैंने कहा मम्मा से कि मम्मा कोई बात नहीं, मैं इस बार अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ, 17 वाला पक्का निकालूंगी, इस बार उतना अच्छा नहीं हुआ था, छोड़ देते हैं। Okay. और फिर देन माय मदर सेड कि एक बार ऊपर भी देख लेते हैं कौन टॉप शॉप मारा है इस बार। तो वी सॉ द ऊपर वाला लिस्ट, उसमें नाम दिखा मुझे, वी बोथ कुडंट बिलीव कि मेरा है, वी थॉट कि अरे रोल नंबर नहीं Oh होगा God. पक्का, रोल नंबर मिलाया, इट वाज आवर्स, देन माय मदर वाज इन टीयर्स, आई वाज इन टीयर्स, वी वेंट टू द टेंपल एंड प्रेड एंड Oh, थैंक्ड nice. गॉड, सो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। And ma'am, I would like to know of certain things about your life and your parents. And since you're preparing for the IAS, to be an IAS officer, since you're engineering, how was your parents' role, in maturing you from where you were to being an IAS officer? How did they help you in your career, in your studies and everything? Yeah. And also on the other side, you went for engineering. So there's also think कि आप private job भी ले सकते Yes. थे, but you chose to be an IAS officer. Exactly. So how was the parents' role, in the shaping of your career? Yeah, very important question. In fact, family support and parents' moral support is very important for carrying you through this entire UPSC preparation journey. So I was doing my engineering when I shared this idea with my parents that I want to go into the services. They were more than happy to welcome it, Achha. and they were very supportive. Thankfully, that they never, like in final year we have campus placements. तो मेरे सारे friends बैठ रहे थे, they were getting jobs in good companies, and I told them also कि Papa, I don't want to sit for campus placements because I want to prepare 1 year only for the exam. Achha. So he was very supportive, and even my mother कि ठीक है, you don't take a job, give 1 year to this entire thing, but keep a backup. मतलब what if you don't get into this? Always keep a backup just for your sake, so that you don't feel pressurized or depressed, demotivated. So they were very happy. 1 year throughout the preparation they were totally supportive, and I know कि अगर और भी साल देना पड़ता, they would have been equally supportive. Achha. So that is the role, and they were very helpful in my studies also. Like my mother being a doctor, वो मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ टॉपिक्स पढ़ा देती थी. माय फादर यूज्ड टू टीच मी सम टॉपिक्स ऑफ एथिक्स बिकॉज ही टेक्स क्लासेस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑल्सो. तो वो मुझे काफ़ी स्टडीज़ में भी सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली एंड मॉरली तो सपोर्ट करते ही थे. तो इट वॉज अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर फॉर मी एट होम, थैंकफुली. उससे काफ़ी हेल्प मिली. एंड not only in academics, मतलब apart from academics, मैंने जब भी बोला that I want to pursue, let's say, classical dancing, I want to play basketball, they more than supported me in anything that I wanted to do. That's nice. So and that's very important because the family plays a very important role. तो ये काफ़ी एक अच्छी journey रही उनके लिए भी. And when the results came, they were very happy and they were feeling very proud and blessed. I mean, जब आपने IAS officer आप बन गए, and then you're under training right now in Siddharth Nagar. Yeah. So how does it feel to work here, and you want to share few points about Yes, it? that is a very important part of the training, the district training. So I would just share कि district training gives you actually places you to the actual ground realities. जैसे I'm in Siddharth Nagar, so I did the charge of sub-divisional magistrate, a block development officer, and many other charges and attachments with the police, with the judiciary. तो जो चीज़ें आज तक हम सिर्फ academy में पढ़े थे या सिर्फ किताबों में पढ़े थे जब प्रिपेयर कर रहे थे, वो हमें यहाँ दिखता है. We read about मनरेगा, पर यहाँ दिखता है कि मनरेगा कैसे ग्राउंड पे काम कर रही है. अच्छा. We read about प्रधानमंत्री आवास योजना, पर यहाँ दिख रहा है कि कैसे वो चल रहा है. तो यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ग्राउंड. लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना होता है. एंड इट्स ऑलवेज नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स, इट्स अबाउट हाउ यू यूज योर कॉमन सेंस, हाउ यू यूज योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद योर सबऑर्डिनेट्स टू वर्क एज अ टीम. तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में सीखने को मिलती हैं. That's really wonderful to know, ma'am. I mean, I wish you good luck for your district Thank training, you. and you score well in that. And ma'am, I would like to know you to give some message for the aspirants for preparing for the UPSC 2019. Basically, most of them might have filled out the application right Yes. now, and if you'd like to give some message to them, that would be wonderful. To all the aspirants out there who are preparing, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा मैसेज है which we all know कि UPSC is not a marathon, it's not a sprint, it's a marathon, so it's a long journey. हमें छोटी छोटी फेलियर्स से हार नहीं मारनी चाहिए. एंड वी हैव टू ऑलवेज थिंक कि एवरी फेलियर दैट वी आर फेसिंग, फॉर एग्जांपल कोचिंग के टेस्ट में कम नंबर आ गए या किसी दिन पढ़ाई नहीं हुई, दैट इज़ जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स आवर सक्सेस. लाइक मैंने अपने रूम में विवेकानंद जी का एक पोस्टर रखा था विच सेड कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड. तो वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि वी शुड जस्ट कीप वर्किंग. गीता का लाइन आई वुड लाइक टू कोट, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. वी शुड जस्ट वर्क विदाउट वरिंग कि क्या होगा नहीं होगा, रैंक क्या आएगी. सो जस्ट बी हैप्पी, बी टेंशन फ्री. मुश्किल होता है वो मेंटेन करना, बट अगर अपने में कॉन्फिडेंस रखें और अपना 100% दे रहे हैं पढ़ाई में और प्रिपरेशन में, तो ज़रूर वी विल गेट सक्सेस सूनर और लेटर. सो दैट विल बी माई मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स.
Ma'am, that was a really wonderful message. I think all the aspirants will be benefited with it, and all the points which you have shared, I think they will definitely encourage it and take it up for the exam preparation. Ma'am, we have a small gift from Unacademy side which I would like to give you. Okay, thank you so much. Thank you. I hope you like it. Thank you. Ma'am, with that I would like to end the interview here. And I hope आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा. बिल्कुल. How was your experience with this? थैंक यू सो मच. दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. मेरे टाइम पे भी ऐसा कुछ होता तो आई वुड हैव फेल्ट इंस्पायर्ड कि लबासना में कैसा लगता है एंड द एंटायर प्रिपरेशन जर्नी, क्योंकि मैंने भी वीडियोस और सीनियर्स के वीडियोस देख के ही सीखा है. तो आई वुड लाइक टू थैंक अनअकैडमी फॉर एटलीस्ट अरेंजिंग दिस एंड टेकिंग दिस टू अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हु वांट हेल्प एंड गाइडेंस. Thank you so much, ma'am. It's a pleasure to have you here as well. And I wish you all the best for the future. Thank you so much. Thank you so much.